आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू में बजट इजलास जारी, वज़ीर आला ने आज खुद मेंबरान के सवालों का दिया जवाब। नारबल टंगमर्ग सड़क पर करोड़ों रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने के कुछ वक्त बाद ही लाइटें हुई बेकार। मरम्मत के लिए अब करोड़ों रुपए का तखमीना, मरम्मत के लिए अब करोड़ों रुपए दरकार। ईद के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी गलियारों में गर्माहट का इम्कान। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के अंदर सरगर्मियां मुतवक्किया। नायब वज़ीर आला ने दमाल, हाजीपोरा और देवसर का किया दौरा। सब जिला अस्पताल कुलगाम को जीएमसी अनंतनाग के साथ मुंसलिक करने का किया ऐलान। और भी कई मौज़ूआत। आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समिट जम्मू में असम्बली का बजट इजलास जारी है। आज ऐवान की कार्रवाई पुरअमन माहौल में मुनक्कद हुई। आज भी मेंबरान के दरमियान तकरार या हंगामा आराई की कोई खास इतला नहीं मिली है। इतलात है कि आज ऐवान में मेंबरान की तादाद कम नजर आई। इतलात के मुताबिक नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, वज़ीर सेहत सकीना यत्तू और दीगर कई मेंबरान इन दिनों श्रीनगर में हैं। इस दौरान आज महकमा सेहत में डॉक्टरों की कमी और दीगर कई मामलात ज़ेर गौर लाए गए। MLA टंगमर्ग फारूक अहमद शाह के एक सवाल के जवाब में सरकार ने नारबल टंगमर्ग सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने के लिए 4 करोड़ रुपए RNB महकमे की तरफ से खर्च की गई। अलबत्ता ये स्ट्रीट लाइट्स कुछ अरसे बाद ही खराब हुई और अब इनकी मरम्मत के लिए 251.10 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला असम्बली ऐवान के अंदर PDP के मेंबर वहीदुर रहमान परा के पास गए और उनसे भी बातचीत की। एक रिपोर्ट जम्मू से जावेद मेहराब की ज़बानी। असेंबली की 13वें रोज की कार्रवाई आज अपने वक्त सुबह 10 बजे शुरू हुई। आज जहां वज़ीर आला ऐवान में मौजूद थे, वहीं नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, वज़ीर सकीना यत्तू के अलावा कई सीनियर मेंबरान जिनमें पीरज़ादा मोहम्मद सईद, RS पठानिया और गुलाम अहमद मीर आज ऐवान में मौजूद नहीं थे। वहीं कुछ मेंबरान जिनमें सज्जाद गनी लोन, तारिक हमीद करा भी ऐवान में देरी से पहुंचे। हाउस में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मेंबर तनवीर सादिक के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दरमियान बंटने वाले असासे में हमारे असासे में कमी हुई है, लेकिन कोशिश ये रही है कि इफ़ाम तफ़हीम से और आम सहमति बनाकर असासा बांटा जाए। याद रहे कि आज 13वें दिन ऐवान में मेंबरान ने सेहत, तालीम, सड़क राबितों के अवामी अहमियत के मसाइल ऐवान में उबारे। वहीं वक्फ सिफर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने महकमा जात के मुतालबात ज़र ऐवान में पेश किए, जिन पर आइंदा 3 दिन तक जारी रहने वाली बहस का आज से आगाज हो गया। इस दौरान वक्फ सवालात के दौरान जहां मियां मेहर अली ने RNB डिवीजन कंगन में नबार्ड के तहत मंजूर शुदा मंसूबों का मामला उबारा, दूसरे सवाल जिसमें RS पठानिया जो हाउस में मौजूद न थे, बाद में देर से आए मगर स्पीकर ने सवाल उठाने की इजाजत नहीं दी। रकुन ने स्पीकर को यकतरफा होने का इल्जाम लगाकर एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। चौधरी मोहम्मद अकरम के सवाल का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ सतीश शर्मा ने कहा कि हर ब्लॉक में इंडोर स्टेडियम की तामीर के लिए कोई तजवीज नहीं है, ताहम सुरनकोट में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम और चिराला फजलाबाद में एक प्ले फील्ड तामीर कराया जाएगा। मेंबर सज्जाद शफी के सवाल पर जिसमें उन्होंने अस्पतालों और में डॉक्टरों की कमी का मामला उठाया, जिस पर वजीर सकीना यत्तू के बदले जावेद अहमद डार ने डॉक्टरों की कमी दूर करने पर तफसीली बयान दिया, लेकिन मेंबरान अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को लेकर सख्त बरहम हुए। इस मामले में मीर सैफुल्ला, मुबारक गुल, जावेद हसन बेग ने डॉक्टरों की कमी पर महकमे को सख्त कदम उठाने की सलाह दी। वहीं सुरजीत सिंह सलाथिया और चंद्र प्रकाश गंगा ने उनके इलाके में पानी की कमी पर वजीर मौसूफ को इलाके का दौरा करने की सलाह दी और मौके पर लोगों की मुश्किलात को दूर करने की दरखास्त की, जो वजीर मौसूफ जावेद अहमद राना ने मान ली और अनकरीब इस कंडी इलाके की दौरे करने की यकीन दहानी कराई। मेंबर पवन गुप्ता ने उनके इलाके उधमपुर के दूर दराज के इलाकों में सड़कों की खस्ता हालत पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वजीर मौसूफ को इलाके का दौरा कर सड़कों की हालत जार को बेहतर बनाने पर जोर दिया। वहीं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जहां कंट्रैक्चुअल असातिज़ा की तनख्वाहों का मुद्दा और निसाब को लागू करने के लिए प्राइवेट स्कूलों को महकमा एजुकेशन के ताबे काम करने में सरकार को नसीहत भी दी और सवाल भी पूछा। ज़िमनी सवाल में बलवंत सिंह मनकोटिया ने भी सवाल पूछा।
وقفہ سوالات کا آخری سوال وزیر اعلیٰ نے ممبر احسان پردیسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بلہامہ، لال جان اور لال چوک کے علاقے میں ڈیجیٹائزیشن کے دوران کچھ تضادات پائے گئے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت نے جامع جائزہ عمل شروع کیا ہے اور جلد بازی کرنے سے اس ریکارڈ میں غلطی ہو جائے گی جو بعد میں دور کرنا مشکل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کام ہو رہا ہے اور جلد ہی پورا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے دہرایا کہ اقدامات سے ریکارڈ میں شفافیت اور درستگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ آج وزیر اعلیٰ کے مطالبات زر پر ایوان کے متعدد ممبران نے تحریک و تکفیف بھی پیش کی۔ وہیں اسپیکر عبدالرحیم راتر نے مطالبات زر پر 3 دن تک بحث کرنے اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے 20 مارچ 2025 کو 12 بجے بحث کا جواب دینے کو کہا۔ بعد میں ایوان میں بحث کا آغاز شروع ہوا۔ بحث کا آغاز نذیر احمد گریزی، جمشید کیسر لون، شام لال شرما، نظام الدین بٹ، تنویر صادق، میاں مہر علی، پیارے لال شرما اور متعدد ممبران بھی بحث میں شامل ہوئے۔ بعد میں ہاؤس کی کارروائی کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ جموں میں اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری، تفصیلات دے رہے تھے جاوید محراب۔ اس دوران اسمبلی میں آج وزیر اعلیٰ نے خود کئی سوالات کا جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ نے آج قانون ساز اسمبلی میں نیشنل کانفرنس کے ممبر نذیر احمد گریزی اور تنویر صادق کی جانب سے اٹھائے گئے جے کے ہاؤس دلی اور چنڈی گڑھ میں لداخ کو دیے گئے حصے کا معاملہ اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تنظیم نو ایکٹ 2019 کے تحت جے کے ہاؤس کا ایک بڑا حصہ لداخ کے حصے میں آیا ہے۔ ہم نے دوارکا میں نئی عمارت کے لیے زمین خریدی ہے اور اس پر جلد کام شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نئی عمارتوں میں مقامی کھانوں کی دستیابی کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ثقافتی شناخت کو برقرار رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ رکن اسمبلی نذیر احمد گریزی کے سوال کے جواب میں عمر عبداللہ نے کہا کہ چنڈی گڑھ میں بھی عمارت لداخ کے حصے میں آئی ہے، تاہم ان اثاثوں کی تقسیم باہمی رضامندی سے کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چنڈی گڑھ میں سیکٹر 17 میں ہمارے پاس ایک اور عمارت ہے جس کی مرمت اور آرائش کی جائے گی اور کمروں میں مزید وسعت دی جائے گی تاکہ وہاں پر مریض اور ان کی تیماردار ٹھہرائے جا سکیں۔ پرسوں گرانٹس کے دوران آ جائے گا، لیکن چلیے وقت سے پہلے ہی اس کو ہم ڈسکشن کر لیں۔ جموں کشمیر کا جو ہے ہماری کمی ہوئی، لیکن ہم یہ بھی مان کے چلتے ہیں کہ کوشش یہ رہی کہ عام سہمتی سے ہو۔ اب آپ دیکھیں جموں کشمیر اور لداخ کو الگ ہوئے اب 5 سال سے تھوڑا زیادہ ہوا ہے۔ آندھرا اور تلنگانہ کو الگ ہوئے ہم سے کئی گنا زیادہ سال ہوئے، لیکن وہ آج تک جھگڑ رہے ہیں۔ آج تک وہ اپنے ایسٹ ڈسٹریبیوشن کو جو ہے اس کو منظوری دے نہیں پائے۔ اس میں وقت بھی لگا، اس میں پیسے بھی لگے، آج وہ عدالتوں میں لڑ رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ رہی کہ آندھرا اور تلنگانہ کے پیٹرن پہ ہم نہ کریں۔ ہماری کوشش رہی کہ لداخ اور جموں کشمیر جو ہے عام سہمتی سے کوئی گیو اینڈ ٹیک وغیرہ کر کے، اس میں ظاہر سی بات ہے کچھوں کو لگے گا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لداخ میں کچھوں کو لگے گا کہ شاید ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن کوشش یہ کی گئی کہ عام سہمتی سے ہو۔ اب اس کے بعد جو جموں کشمیر کا جو پراپرٹی جو ہے دلی میں کم ہوا ہے اس کو ہمیں درست کرنا ہوگا۔ اس کے لیے جیسے میں نے جواب کے دوران کہا ہے، دوارکا میں حال ہی میں زمین لی گئی ہے، وہاں پہ JNK بھون بنے گا، اور اب اس پہ سوچا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر ہاؤس جو پرتھوی راج روڈ ہے وہاں خالی زمین کافی ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں وہاں راجستھان بالکل ہمارے پڑوس میں، راجستھان والے جو ہیں علی شان ایک بڑا سا وہاں بلڈنگ قائم کر رہے ہیں۔ ہماری بھی کوشش ہے کہ اجازت وغیرہ لے کے اگر امرتا شیرگل مارگ کے سائڈ پہ ایک نیا وہاں پہ بھون بنے جس میں کہ سویٹس ہوں، کمرے ہوں، آنریبل MLA حضرات کے لیے میٹنگ ہال وغیرہ ہو، وہ ہم کر لیں گے۔ جہاں تک کسان گھر کی بات آنریبل MLA صاحب نے کی ہے اس کی جانکاری میرے پاس فی الحال ہے نہیں، اس کے بارے میں معلوم کر کے ان کو بتا دوں گا اور جو ممکن ہوگا ہم کر لیں گے۔ کوشش تو ہماری یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوکل لوگ جو ہیں ہمارے بھون میں کام کریں، اور دوسرا وہاں آرکیٹیکچر جو بھی ہم بلڈنگ بنائیں گے کوشش یہ کی جائے گی کہ جموں کشمیر کی جو کلچر ہے، ہیریٹیج ہے، آرکیٹیکچر ہے، وہ وہاں پر ریفلیکٹ ہو۔ اور جو انہوں نے بات کی بالکل صحیح کی۔ عام طور پہ جب دلی میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کشمیری کھانا یا جموں ڈوگری کھانا کھانے کی جگہ کہاں پر ہے، تو ہمارے پاس اپنا کوئی نام ہے نہیں۔ اگر اس کا مقابلہ آپ دوسرے بھون کے ساتھ کریں تو شاید آندھرا بھون میں ٹیبل ملنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں اتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے خود گجرات بھون کا حال دیکھا ہوا ہے، اتنے لوگ وہاں ٹوٹ کے وہاں کھانا کھانے جاتے ہیں، ہمارا ذکر کہیں ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ نئے بلڈنگ ہمارے بنے، چاہے دوارکا میں ہو چاہے پرتھوی راج روڈ میں ہو، تو کوشش یہ کی جائے گی تو ایک تو آرکیٹیکچر، ہیریٹیج اور کوزین جو ہے جموں کشمیر کا وہاں پہ مل جائے۔ جہاں تک آنریبل MLA نذیر گریزی صاحب کا سوال ہے، یہ صحیح ہے کہ چنڈی گڑھ میں جو ہمارے پاس سکھنا لیک کے پاس مکان تھا، وہ مکان ڈسٹریبیوشن اور پراپرٹیز میں لداخ UT کو گیا،
لیکن جو سیکٹر 17 میں ایک اور سٹرکچر جموں کشمیر گورنمنٹ کے پاس ہے وہ فی الحال ہمارے پاس ہی ہے، اس کو ماڈیفائی کر کے وہاں جو پرمیشنز وغیرہ لے کے وہاں کمروں کا انتظام ہوگا تاکہ جو بھی پیشنٹس وغیرہ ان کو وہاں جگہ کی ضرورت ہوگی وہ وہاں جگہ پا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا اسمبلی میں کئی سوالوں کا جواب۔ اب ایک اور موضوع، سامعین، رمضان المبارک اور اسمبلی سیشن کے بعد جموں کشمیر میں سیاسی سرگرمیوں میں سرعت کی امید ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکمران جماعت نیشنل کانفرنس اسمبلی سیشن کے بعد پہلی بار ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ سری نگر میں طلب کر رہی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ منور عبداللہ اور پارٹی کے دیگر لیڈران کو اسمبلی چناؤ منشور اور ریاست کی درجے کی بحالی کے بارے میں روشناس کرایا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک دھڑا لگاتار پارٹی قیادت پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہہ رہا کہ اسمبلی سیشن کے بعد اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ شدت سے اٹھایا جائے، چاہے اس کے لیے پارٹی قیادت کو ملک کی دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی حمایت حاصل کرنا پڑے۔ شہربین کو ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مرکزی سرکار جموں کشمیر میں پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات کرانے کے حق میں ہے، جس کے بعد ہی ریاست کے درجے کی بحالی پر غور کیا جائے گا۔ ادھر پردیش کانگریس کے سینئر لیڈر نے بھی اسمبلی سیشن کے بعد ریاست کے درجے کی بحالی کو لے کر ٹھوس اقدامات کرنے کا من بنا لیا ہے اور پردیش کانگریس کی قیادت مرکزی قیادت سے بھی اس سلسلے میں صلاح مشورہ کرے گی۔ کل ہند کانگریس کے جنرل سیکرٹری اور جموں کشمیر کے انچارج ڈاکٹر ناصر حسین رمضان المبارک کے بعد جموں کشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اس دوران وہ پردیش کانگریس قیادت کے ساتھ سری نگر اور جموں میں الگ الگ میٹنگیں کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ چند سابق وزراء کی کانگریس میں گھر واپسی پر بھی غور و خوض کیا جائے گا۔ ان لیڈران میں سابق وزیر عبدالمجید وانی، جی ایم سروری، چودھری تاج محی الدین، محمد امین بٹ، گلزار احمد وانی اور دیگر کئی لیڈران شامل ہیں۔ حالانکہ ان لیڈران کی جوائننگ کے بارے میں لگاتار گزشتہ 3 ماہ سے خبریں آ رہی ہیں، البتہ معلوم ہوا ہے کہ ابھی تک کانگریس ہائی کمان نے بعض لیڈران کے حق میں حتمی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ اس دوران شہربین کو ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جنوبی کشمیر کے 2 سابق ممبران اسمبلی اگلے چند دنوں میں پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں 2 سابق قانون سازیہ ممبران نے پی ڈی پی میں دوبارہ شمولیت اختیار کی ہے۔ اس طرح رمضان المبارک اور اسمبلی سیشن کے بعد جموں کشمیر میں سیاسی ماحول ایک بار پھر گرم ہونے کا امکان ہے۔ سبن ادھمپور سری نگر بارہمولہ ریلوے ٹریک 3 ماہ سے تیار ہے، لیکن وندے بھارت ٹرین چلانے میں لگاتار تاخیر ہو رہی ہے اور نہ ہی ریلوے محکمے کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی وضاحت کی جا رہی ہے۔ حالانکہ توقع کی جا رہی تھی کہ ریل سروس 26 جنوری پر شروع کی جائے گی، لیکن فی الحال اپریل کے پہلے ہفتے تک اس کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ عوامی حلقوں میں طرح طرح کی چمیں گویاں ہو رہی ہیں، جبکہ ریلوے محکمے نے بھی مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ یہ معاملہ گزشتہ روز ممبر پارلیمنٹ آغا سید اللہ مہدی نے لوک سبھا میں بھی اٹھایا اور ریلوے محکمے سے وضاحت طلب کی۔ آغا اللہ مہدی نے ریلوے لائن شوپیان اور پہلگام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مقامی سطح پر نہ لوگوں نے اور نہ ہی عوامی نمائندوں نے ان لائنوں کی مانگ کی ہے اور نہ ہی ان کی ضرورت ہے، تو پھر ریلوے محکمہ کیوں ہماری زرعی اراضی اور باغات کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے حوالے سے ہمیں امید تھی کہ 26 جنوری کو وہ وندے بھارت ٹرین جو ہے دلی سے سری نگر آپریشن شروع کرے گی، مگر آپ نے آفیشلی تو نہیں، مگر ہم نے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے سے 2-4 ڈیٹس سنے، پھر وہ ڈیٹس بھی جو چلے گئے اور وہ ٹرین شروع نہیں ہوئی۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دلی سے سری نگر تک وہ ٹرین کب چلے گی؟ اسی حوالے سے وہاں پہ ایک کنسرن ہے، چونکہ رپورٹس آ رہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ اور کشمیر میں بالخصوص یہ خدشہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دلی سے سری نگر ڈائریکٹ ٹرین نہیں چلے گی۔ یہ صرف بتایا جا رہا ہے کہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ ڈائریکٹ ٹرین چلے گی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ٹرین کو روکا جائے گا، پھر پیسنجرز کو کہا جائے گا یا کٹرا میں یا جموں میں اترنے کو، سامان اتارنے کو، پھر شفٹ کرنے کو، پھر ان کو دوسری ٹرین میں جو شفٹ کیا جائے گا وہاں سے دوسری ٹرین میں ان کو چڑھا کے پھر کشمیر لیا جائے گا۔ دس کائنڈ آف انکنوینئنس میں نے آپ کے ساتھ بھی ریز کیا تھا، پچھلی بار آپ کے ساتھ ملا تھا، پرسنلی آپ سے بات ہوئی تھی۔ آپ نے تب کہا تھا کہ آنریبل منسٹر کی یہ سب زیرو ٹیمپریچرز کی وجہ سے جو ٹرینز ڈیزائن کی گئی ہے کشمیر کے لیے، دے آر اسپیسیفک فار سب زیرو ٹیمپریچرز، دیٹ آئی ایگری، بٹ سب زیرو ٹیمپریچرز کا وقت جو وہ چلا گیا۔ کشمیر میں 40 دن تک سب زیرو ٹیمپریچر رہتا ہے، 40 دن کے بعد جو ہے نارمل ابو زیرو ٹیمپریچر رہتا ہے، 1 سے شروع ہوتا ہے اوپر تک، اور وہ لگ بھگ 10 مہینے تک چلتا ہے۔ تو سب زیرو ٹیمپریچر کی وجہ سے ہم 10 مہینے تک لوگوں کو تکلیف کیوں دیں؟ کیا یہ صرف اور صرف سب زیرو ٹیمپریچر کی وجہ سے، جیسے کہ آپ نے پچھلی بار کہا، اگر اس وجہ سے دیٹ کنسرن از اونلی فار 2 months، میکسیمم 2 months، ان کے بعد سب زیرو ٹیمپریچرز نہیں رہتے۔
10 महीने तक लोगों को आप तकलीफ क्यों देंगे? उनको क्यों कहा जाएगा कि एक स्टेशन पे उतरे फिर चेंज करे, सामान उतारे? पूरे हिंदुस्तान में हम बिटवीन 2 स्टेशन हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखते हैं। कहीं पे लोगों को नहीं कहते कि आप एक ट्रेन से उतरे दूसरी ट्रेन में चढ़े। लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों? क्या वजह है? उसके बाद क्या ये वजह है कि हम कश्मीरी हैं, हमारे साथ उस तरह का बिहेवियर जो है वो जरूरी है? दूसरा, मैंने पिछली बार भी वो रेलवेज की जब बिल आई थी यहाँ पे आपकी नोटिस में वो कंसर्न लाया था। एक सर्वे चल रही है शुपियां के लिए, अ लाइन बिटवीन पुलवामा एंड शुपियां। लोगों ने वहां पे बात उठाई, डिमांड की कि हमारे ऑर्चर्ड्स जो है वो खराब किए जा रहे हैं। इस लाइन के लिए किसी ने डिमांड नहीं की है। इसी तरह से पहलगाम के लिए आप सर्वे कर रहे हैं, उसके लिए भी लोग वहां पे कह रहे हैं कि मैंने बात की, कोई किसी ने डिमांड नहीं की है। लोकल कोई डिमांड नहीं है, न पहलगाम की लाइन के लिए, न शुपियां की लाइन के लिए। जो सर्वेस किए जा रहे हैं वो हम पे फोर्स किए जा रहे हैं वहां पे। टू मीट व्हाट एंड? किस जरूरत को पूरा करने के लिए? अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, थोड़ा सा उसमें देखें, जो सर्वे किया जा रहा है वो ऑर्चर्ड्स को तबाह किया जा रहा है, हमारी जमीनों को तबाह किया जा रहा है, जहां से सदियों से वहां के लोग रोजगार कमाते हैं। हमारा हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हेरिटेज है हमारा, हमारी पहचान है, जरिया है हमारी कमाई का। आप उन ऑर्चर्ड्स को तबाह कर रहे हैं। कोई डिमांड नहीं है। सर्वे जो थोपी जा रही है, रेलवे लाइन थोपी, अच्छा जहां पे डिमांड है राजौरी से वहां पे कोई काम शुरू नहीं हो रहा है, पुंछ से डिमांड है वहां पे कोई काम शुरू नहीं हो रहा है, कुपवारा से डिमांड है, सोपोर और कुपवारा के बीच में लाइन के लिए कोई काम शुरू नहीं हो रहा है। मैं समझने से कासिर हूं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज इट when it comes to Jammu and Kashmir. Democracy says address what people want from you, expect from you. कश्मीर में उल्टा होता है, जो लोग चाहते हैं उसके वो होता नहीं है, जो नहीं चाहते हैं वही होता है, वो उन पे थोपा जाता है। We don't want our archers to go. हमारा जो रोजगार है, हमारा जो हेरिटेज है, पहचान है, we don't want that to go. कोई जरूरत नहीं है पहलगाम के लिए लाइन की, रेलवे लाइन की, कोई जरूरत नहीं है शुपियां के लिए रेलवे लाइन की। हमारी कोई डिमांड नहीं है, लोगों की कोई डिमांड नहीं है। इफ इट इज टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द पीपल, वी डू नॉट, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव नॉट डिमांडेड फॉर दिस। सो क्यों थोपा जा रहा है? उसके बरक्स राजौरी से, पुंछ से डिमांड है, उसको एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इस सब के बहाने से हमारी जमीनें छीनी जा रही है? इट्स अ क्वेश्चन, इट्स अ कंसर्न एंड अ जेन्युइन कंसर्न। रेलवे लाइंस के बहाने से क्या हमारी जमीनें छीनी जा रही है? क्या हमारा रोजगार, हमारी आइडेंटिटी, हमारा हेरिटेज तबाह किया जा रहा है? इस इशू को एड्रेस करें। जहां पे डिमांड नहीं है वहां पे प्लीज रेलवे लाइंस हम पे ना थोपे। ऑनरेबल स्पीकर, प्लीज इस कंसर्न को आप भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे। टाउनशिप्स के नाम पे जमीनें छीनी जा रही है लोगों से, कोई डिमांड नहीं, किसी टाउनशिप की कोई डिमांड नहीं, कोई जरूरत नहीं। रेलवे लाइंस के नाम पे जमीनें छीनी जा रही है। जम्मू कश्मीर के साथ 370 के हवाले से जितना कुछ हुआ, क्या वो काफी नहीं है? अब जबरदस्ती की लाइंस की बुनियाद पे, टाउनशिप्स की बुनियाद पे हमसे जमीनें छीनी जाए। करना क्या चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? सड़कों पे लाना चाहते हैं आप हमें? प्लीज इसको एड्रेस कीजिए। और मैं चाहता हूं कि जब आप ऑनरेबल मिनिस्टर जवाब दे, स्पेसिफिकली जवाब दे। मेरे पास टाइम कम है। थैंक यू स्पीकर साहब, दीज आर द कंसर्न्स दैट आई वांटेड टू रेज। थैंक यू। रेलवे लाइन शोपियान और पहलगाम लोगों की डिमांड नहीं, लोग नहीं मांग रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट आगा सईदुल्लाह का पार्लियामेंट में बयान। शेरबीन जारी है। खैर मकदम। उड़ी से जबर इकबाल ने इतला दी है कि आज दूसरे रोज भी बारामुल्ला उड़ी सड़क NS ब्रिज के करीब पस्सियां गिराने की वजह से कुछ वक्त के लिए आमदोरफ्त के लिए बंद रही। आज सरकारी मुलाजमीन, स्कूली बच्चों और दीगर लोगों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि कई स्कूली बच्चे आज स्कूल नहीं पहुंच पाए। अवामी हलकों ने इंतजामिया के साथ साथ तामीराती कंपनी के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया और कहा कि कंपनी ने बारामुल्ला से उड़ी तक जगह जगह सड़क को खोद कर रखा है और इस वजह से मुसाफिरों को जबरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अवामी हलकों ने आला हुक्काम से फौरी मुदाखलत की अपील की है। अब एक और मौजूद। समीन, जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी ने ऐलान किया है कि सबजिला अस्पताल कुलगाम को GMC अनंतनाग के साथ मुंसलिक किया जाएगा ताकि इसकी कारकर्दगी में बेहतरी रोनमा हो सके। उन्होंने कहा कि डाक बंगला दमाल हाजीपोरा को नए सिरे से तामीर किया जाएगा। नायब वजीर आला ने आज इन बातों का ऐलान असम्बली के साबिक स्पीकर मरहूम वली मोहम्मद इत्तू की 31वीं बरसी पर दमाल हाजीपोरा नूराबाद में मुनक्कदा एक तकरीब में किया। इस तकरीब पर वजीर सेहत सकीना इत्तू, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, सूबाई सदर शौकत अहमद मीर, MLA फेरोज अहमद शाह, शौकत हुसैन गनाई, वला मुहिद्दीन मीर, एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी, इमरान नबी डार और दीगर लीडरान मौजूद थे। नायब वजीर आला ने तकरीब पर बोलते हुए कहा कि हल्का इंतखाब डेशपुरा में नई 10 सड़कों की तामीर और तजदीद की जाएगी और ये काम अनकरीब शुरू किया जाएगा। हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं 31st डेथ एनिवर्सरी ख्वाजा वली मोहम्मद इत्तू साहब के, उनको यहाँ पे याद करने के लिए
उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कहते हैं कि शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। टिट्टू साहब थे तो एक पॉलिटिकल लीडर, लेकिन जितना मैंने उनको जाना उनके बारे में, क्योंकि मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उस समय मैं सियासत में नहीं आया था, और 18 मार्च 1994 में जब उनकी शहादत हुई, वो दिन जब जम्मू में था, उसमें मैं नौकरी करता था, मुलाजिम था, हमने भी अखबारों में पढ़ा था और खबरों में सुना था। लेकिन जब उनके बारे में मैंने जाना और जो सुना, वो एक पॉलिटिशियन कम थे बल्कि एक संत, एक फकीर ज्यादा थे। और आप जब इतने तादाद में आज सब आप लोग इकट्ठे हुए, ये दर्शाता और ये दिखाता है कि टिट्टू साहब कितने जमीन से जुड़े हुए एक नेता थे जो आपके दिलों में राज करते थे। मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, हमें फख्र है कि टिट्टू साहब दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, लेकिन अपने मैं कभी इसको बोलता भी होता हूँ, मैं क्या ये लड़की नहीं हूँ आप, मैं इसको सर बोलता हूँ, कहते नहीं अफसर क्यों बोलते हो, मैडम बोलो। मैं नहीं, हमने एक शेर पैदा किया हुआ है, तो शेर को कभी मैडम नहीं कहेंगे, जब मैं शेर नहीं कह सकता हूँ। तो इसलिए सही मायने में दिलेर है। आप खुशनसीब में, बदकिस्मती ये कि टिट्टू साहब छोड़ के चले गए, खुशनसीब इसलिए कि उनकी निशानी मैडम स्कीना के टिट्टू के रूप में आपके सामने और आपका काम कर रहे हैं। और आज जब हम उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि वक्त थोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आज आना उमर साहब ने था, मेरे लीडर जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आना था, लेकिन आज उनकी ग्रांटें थी, आज कल और परसों 3 दिन उनकी ग्रांट्स हैं जो मिनिस्ट्री उनके पास है, इसलिए उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप आ जाएं। और ये मेरी खुशनसीबी है कि आपके बीच में आया और उस लीडर को याद करने आया जिसका जम्मू कश्मीर में एक नाम है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज जब मैं आपके सामने मंच पे खड़ा हूँ, जब टिट्टू साहब ने शहादत दी, जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, और जब मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ तो हमारी बदकिस्मती है कि हम यूटी के बीच में खड़े हैं। लेकिन जो लोग आज हमें बड़ी बातें दिखाते हैं, रात को सोचते हैं कि सुबह क्या बोलना है, और जुबान भी सही उनकी चलती नहीं, तोतली जो कहते थे कि दूध और टॉफी लेने जाते हैं, आज वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है 5 महीनों में। लेकिन हम उनको ये याद दिलाते हैं कि जिस यूटी में आज हम खड़े हैं, ये यूटी देने वाले भी आप लोग हैं कि नहीं? वो लोग ये स्टेट थी 2014 में, जब वो 2014 में आए, जब उन्होंने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई, और आज हमें तोहफे में क्या दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2014 में उन्होंने जम्मू कश्मीर की रहनुमाई दी थी, लेकिन उस रहनुमाई के बदले में जम्मू कश्मीर को लोगों ने क्या दिया, बीजेपी के साथ मिलके रियासत को तोड़ के यूटी बनाया। ये हमारी बदकिस्मती है। और आज जब हम बात करते हैं कि ये स्टेट लाने की बात, वो स्टेट लाने की बात उठाओ करते हैं, जो पीडीपी के मेरे दोस्त हैं, वो यही पूछते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो का क्या किया? तो भैया हमें तो 5 महीने हुए, आप पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर की जो बर्बादी निकली है, उस बर्बादी का हिसाब जम्मू कश्मीर को दे दो कि ये बर्बादी क्यों निकली, ये किसने निकाली? हमारे बुजुर्गों ने जम्मू कश्मीर को 2014 से पहले तक एक मजबूत जम्मू कश्मीर खड़ा किया। आज जो आपको ये मेडिकल कॉलेज दिखते हैं, ये सड़कें, ये स्कूल, ये यूनिवर्सिटीज, कि हमने जम्मू कश्मीर को क्या आपको स्टेट चाहिए या नहीं? सब जिला अस्पताल कुलगाम को जीएमसी अनंतनाग के साथ मुंसलिक किया जाएगा, नायब वजीर आला का इजहार ख्याल। कुलगाम से फारूक रास्ते ने खबर दी कि बाद में नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी और वजीर सेहत सकीना यत्तू दीगर लीडरान के हमरा चंद्रन पंजन देवसर भी गए, जहाँ उन्होंने सोगवार को मुंह से ताज़ियत का इजहार किया। नायब वजीर आला ने लवाकिन को हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराए। इधर साबिक वजीर मरहूम मोहम्मद अकबर गनाई की 11वीं बरसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है और मरहूम की खिदमत को याद किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी मोहम्मद इकबाल भट्ट बलीसा का मुतालबा कि बलीसा को अलग से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए और बलीसा को पहाड़ी जिले का दर्जा दिया जाए। मोहम्मद इकबाल भट्ट बलीसी ने बलीसा में छोटे छोटे पन बिजली प्रोजेक्ट तामीर करने का भी मुतालबा किया है। जम्मू से मिली इतलात के मुताबिक फायर एंड इमरजेंसी महकमे में खाली असामियों के उम्मीदवारों ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू के बाहर एहतजाज किया। उम्मीदवारों ने अपने मुतालबात के हक में जमकर नाराबाजी की। इस दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को
आगे जाने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन उम्मीदवारों का कहना है कि उनका मुतालबा है कि इम्तिहान में जो दांदियाँ हुई हैं उन्हें आवाम के सामने लाया जाए। उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हुई बदउनवानी और सिलेक्शन लिस्ट में दांदियों का इल्ज़ाम लगाया है। इधर बीजेपी के एमएलए और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने फायर एंड इमरजेंसी महकमे के उम्मीदवारों के एहतजाज के दौरान उन पर पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की और कहा कि उम्मीदवारों के मुतालबे जायज़ हैं और उनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी न सिर्फ इन उम्मीदवारों बल्कि तमाम टेलीविजनों की आवाज़ बनकर उनके जायज़ मुतालबों को पूरा करने के लिए लड़ेगी। समेत जम्मू कश्मीर की तीनों खित्तों की मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानकाहों में जंग बदर के हवाले से खुसूसी तकरीब और उर्स मुबारक हज़रत आशिया सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में मस्जिद शरीफ ज़ियारत हज़रत सैयद कमालुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार चौक नवाकदल में मीर वाइज कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने शोहदाए बद्र की अजमत को बयान किया। इधर हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर ने भी हज़रत आशिया सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनके यौम विसाल पर गुलाए अक़ीदत निशावर करते हुए उनकी दीनी खिदमत को याद किया है। ट्रस्ट के मातहत इदारों के असातिज़ा, तलबा और मुंतज़मीन ने भी इस तरह की तकरीबात में शिरकत की। ट्रस्ट के सरपरस्त आला सईद हमीदुल्लाह हक्कानी और जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद डार भी इन तकरीबात में मौजूद रहे। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते ही अपने मेज़बान और शहरबीन के डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन ज़फ़र, शहरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। याद है वो यकबस्ता सर्दियाँ, वो चिल्लई कला की सर्दी। हमारे यहाँ जैसे सब कुछ गहरी नींद में चला जाता था। जमीन